पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी आज हमारे साथ हैं। कई महीनों की भागदौड़ और मशक्क़त के बाद आज मान साहब से मिलना हो पाया है। कभी ये उपलब्ध थे, कभी मैं उपलब्ध नहीं था। मान साहब 2 बार बारडा हल्के के विधायक रहे हैं, 77 में और 87 में। मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं और पंडित भगवत दयाल शर्मा से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक का जमाना इन्होंने राजनीति में देखा है। इस दौरान जितने भी मुख्यमंत्री आए हैं, किसी न किसी काम से, किसी न किसी राजनीतिक घटनाक्रम में इनका रास्ता उनसे पड़ा है। तो मान साहब के जीवन की जो राजनीतिक घटनाएं हैं या मान साहब के जो अनुभव हैं, इनको सुनाने में भी वक्त लगेगा और आपको उन चीज़ों को समझने में भी वक्त लगेगा। इसलिए आज पूरी फुर्सत से मान साहब से बात करेंगे। जी कीजिए। मान साहब स्वागत है आपका चर्चा। जी थैंक यू धर्मेंद्र जी। मान साहब, आप मुझे एक बात बता रहे थे कि पंडित भगवत दयाल शर्मा से लेकर जी मनोहर लाल खट्टर तक के सारे राज आपने देखे हैं। हाँ जी। और इन मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से भी आपका किसी न किसी तरह रास्ता पड़ा है। हाँ निश्चित रूप से। आप ईमानदारी से मुझे बताओ कि हरियाणा का बेस्ट सीएम आपकी नज़र में कौन है? देखो, आप या तो एक पैमाना बता। पैमाने 3 है जी। स्टेट इंटरेस्ट। अब मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मेरा वास्ता इसलिए पड़ा कि मैं 77 में एमएलए बना और 84 में जो हरियाणा संघर्ष समिति बनी उसका मैं सेक्रेटरी था जी। तो सेक्रेटरी के नाते बहुत सारी जिम्मेवारी मेरे को चौधरी देवीलाल पार्टी की ओर से, जब संघर्ष समिति की सपोर्ट के लिए यहाँ हरियाणा भर के सब जो मैटर करते थे उन लोगों से मिलना होता था, तो तकरीबन मेरे को भूमिका ठीक ठाक बनाने के लिए चौधरी देवीलाल भेजते थे। अच्छा अच्छा जी। तो उसी कड़ी में मेरी राव वीरेंद्र सिंह जी से भी बात हुई उनके आवाज़ पे। मेरी पंडित भगवत दयाल शर्मा से भी बात हुई। मेरी बनारसी दास गुप्ता जी से भी बात हुई। मेरी ब्यूरोक्रेट्स में कृपाराम पूनिया से भी बातचीत हुई, जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे। क्योंकि बंसीलाल को हम, हाँ उनसे भी, वो तो खैर दादरी के आपके थे। तो मेरी इनसे बहुत बात होती थी। उनमें हर एक में अपनी अपनी खासियत थी, तभी वो वहाँ तक पहुँचे होंगे। हर आदमी में कोई वो लंबा तभी चलेगा जब उसमें कोई विशेषता होगी। तो एक सबकी अपनी अपनी विशेषता है। मैं स्टेट इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। स्टेट इंटरेस्ट की आप उसमें से मुख्य रूप से कुछ लोगों के बारे में जिक्र करना उचित होगा, सबके बारे में तो, क्योंकि चौधरी राव वीरेंद्र सिंह जी बहुत थोड़े समय रहे, पंडित भगवत दयाल जी थोड़े समय, जिन्होंने आप मेन मान सकते हो। आप चौधरी देवीलाल को, चौधरी बंसीलाल, भजनलाल जी को, चौधरी बंसीलाल से शुरू करो, फिर चौधरी देवीलाल आते हैं, फिर चौधरी भजनलाल आते हैं, फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी आते हैं, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते हैं, और आज मनोहर लाल खट्टर हैं जी। तो ये मेरा आप सौभाग्य मानो कि मेरा किसी न किसी रूप से हरियाणा के पहले चीफ मिनिस्टर से लेकर के आज तक के चीफ मिनिस्टर से किसी न किसी रूप में सरोकार रहा है। मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मेरा एक दिमाग भी है कि मैं आदमी को भी स्टडी करूं, उसको भी पढ़ूं, तो हर किसी की क्या नेचर है और किसका हरियाणा में क्या योगदान है। अच्छा। चौधरी बंसीलाल में डेवलपमेंट विजन गजब का था, और क्योंकि पार्टी की कमांड पूरी तरह मैडम इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से उनके पीछे पूरी ताकत, एक बड़े उसमें के एक छत्र नेता थे, एक छत्र नेता थे। ब्यूरोक्रेसी पर भी ज़बरदस्त पकड़ थी, क्योंकि पार्टी का एक छत्र राज था। उन दिनों कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी आउटफिट, पॉलिटिकल आउटफिट नहीं था जो मतलब उनको उदाहरण के तौर पर आज जो मार्केटिंग बोर्ड है, जो मंडी व्यवस्था है, आज हरियाणा की इंडिया में टॉप पर है। हालांकि भाजपा सरकार उसको ध्वस्त करना चाहती है जी, लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट डेवलप हुआ हरियाणा से। उसकी
तो लिफ्ट इरिगेशन है कि भाई इनमें पानी नहीं जा सकता है, ट्यूबवेल भी यदि को लगेंगे तो रिचार्ज की प्रॉब्लम आएगी, तो नहरों का जाल भी उसने, मतलब उसका डेवलपमेंट का विजन था। पहला कंसेप्ट हाईवे टूरिज्म का हरियाणा से शुरू हुआ, जो बंसीलाल ही लेके आए जी, वो चौधरी बंसीलाल लेकर के आए। लेकिन वो जो एक डेमोक्रेटिक सोच होनी चाहिए नेता की, वो नदारत थी, और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। कुछ गलतियां भी हुई उनसे। हाँ, होती है। देखो, आप ये नहीं कह सकते हो कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में आप तक कोई भी हो उस तक सच्चाई छन छन करके पहुँचती है, और पहुँचती है तो इतनी डाइल्यूट हो लेती है कि वो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता, स्वरूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाते हैं। तो वो सबके साथ हुआ। तो उसकी इस अप्रोच ने, एंटी डेमोक्रेटिक अप्रोच ने, उसको लोकप्रिय नेता नहीं बनने दिया। विकास पुरुष कहला गया, वो दोबारा भी उनको मौका इसीलिए मिला, विकास पुरुष की छवि। हाँ, उस छवि के कारण। हालांकि वो बीजेपी के साथ कुछ कर नहीं पाए उस समय, बहुत ही गोटा शासन था उनका। तो वो प्रशासन पर वो पकड़ नहीं दिखी, क्योंकि सहयोगी और चौधरी सुरेंद्र सिंह का ज़्यादा उभार था। हाँ, उभार था, वो चाहते थे उन लोग, क्योंकि वो पॉलिटिकल। हालांकि उन्होंने चौधरी जगन्नाथ की राय नहीं मानी कि सुरेंद्र को मुख्यमंत्री बना। नहीं, मैंने कहा था ना कि वो सच्चाई से उतना ही दूर जाता है। जो सत्ता में आता है ना, सत्ता में कोई भी आए, मैंने सबको देखा हुआ है, सच्चाई से अनभिग होते। अच्छा। आंख बंद करते, एक भी नहीं है। कोई अपवाद नहीं है हरियाणा में, सच्चाई से आंख बंद कर लेते हैं मुख्यमंत्री बनते ही। हाँ जी। फिर चौधरी भजन लाल आए, उनमें उनकी विकास का कोई विजन नहीं था। अच्छा। आपकी मेल मुलाकातें थी उनसे? हाँ, क्यों नहीं थी? पॉलिटिकली नहीं थी वैसे ना, पॉलिटिकली भी यूँ हुई ना कि मैंने ज्वाइन, अब ये एक बात आपसे शेयर करूँगा, किसी से नहीं, मैंने किसी कांग्रेस से नहीं। अच्छा। जब मेरे पास पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट था तो विज्ञान भवन में उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, क्योंकि मैं टाइम में ही लेता था, और मुलाकात जब जब हुई मैं साथ जाता था चौधरी देवलाल के। अच्छा। तो मेरे नाम से वो परिचित हो गए राजीव गांधी, और पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर्स की ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में हुई। केवल 3-4 आदमियों को बोलने का मौका मिला, जिसमें मैं भी एक सौभाग्यशाली बंदा था। अच्छा। एक बुद्धदेव भट्टाचार्य जो बाद में बंगाल के चीफ मिनिस्टर बने, वो भी थे। एक कोई साउथ के थे, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बोले थे। तो उसके बाद लंच था। तो लंच में वो 1 मिनट उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ लगाए। अच्छा। और प्लेट में खाना डाल करके अपना, और मेरी तरफ इशारा किया, मैं भी डाल चुका था प्लेट में, मेरे से उसने 10 मिनट बातें की। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर को सब बातों का ज्ञान होता है, हर स्टेट पे क्या एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी क्या चल रही है, कौन कहाँ खड़ा है, सब मालूम जानकारी रखते हैं। मेरे से उन्होंने सीधा सपाट पूछा कि आपको निकाले उससे पहले आप कांग्रेस में आ जाओ। उन्होंने कह दिया? कहा यू आर मोस्ट वेलकम, आप 91 का चुनाव लड़ो मेरी पार्टी से। मेरा उत्तर था। मैंने कहा सॉरी राजीव जी, मैं ये आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी पार्टी के खिलाफ काम किया है, उसके सपोर्ट में कुछ नहीं किया है। आपको समय भी नहीं मिल पाया ना, वो तत्काल प्रतिक्रिया थी आपकी? हाँ, तत्काल। मेरा जो नैतिक मापदंड है वो मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं उस पार्टी के लिए का टिकट लूँ और लड़ूँ जिसके लिए मैंने काम नहीं किया। तो मन साहब आपको तब बहुत हो गया था निकालेंगे? पूरा कर देता। फिर उन्होंने हरियाणा की उस टाइम पार्लियामेंट के चुनाव के लिए एक तो आदमी पे चर्चा की, वो यहाँ इरेलीवेंट है। अच्छा। तो दुर्भाग्य मेरा दुर्भाग्य था। मेरे को किसी कांग्रेस की नेता की ज़रूरत नहीं होती आज, और डायरेक्ट था आपको। लेकिन वो तमिलनाडु गए, वहाँ मुझे नहीं लगता किसी से उनने चर्चा भी, क्योंकि हमारे दो के बीच में ही बात थी।
किसी कांग्रेसी को भी बड़े नेता कहलाते हैं, उनको नहीं मालूम होगा। पहली बार मैं भी आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैंने किसी कांग्रेसी नेता से भी शेयर नहीं। होता ही नहीं आपने ये बात, पहली बार ही हमारे दर्शक इसको मतलब देखेंगे इस बात। फिर मैंने, चाहे वो इस दुनिया में नहीं रहे, मैंने कांग्रेस ही ऑप्ट की। और कांग्रेस ने मेरे को, किसी नेता ने कोई भाव नहीं दिया, सच्ची बात है, मुझे कह देनी चाहिए जो बात है वो सच है। अच्छा, क्योंकि जो पैमाने हैं किसी नेता के चहेते बनने का, उसके नज़दीक जाने का, वो पूरे नहीं करता हूँ। मुझे भी पता है मेरी कमज़ोरी का, इसलिए मैं फालतू चक्कर भी नहीं लगाता हूँ। और देसी भाषा में तो पानी नहीं मारते आप ना जी, ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है, न मेरे डीएनए में। और आजकल हाजिरी का ज़माना है जी। हाँ, इतना ज़रूर है, अच्छा या बुरा, गलत या सही, मैं जिससे पॉलिटिकली विरोध हो, पर्सनल खुंदक में नहीं लेता, मैं आमने सामने योद्धा की तरह करता हूँ। अच्छा, किसी के पीठ में छुरा मैंने कभी नहीं मारा। यदि कोई गलत बात लगी तो मैंने हर नेता को, जिनसे मेरा वास्ता पड़ा, वो मैंने कही। बहुतों को बुरी भी लगी है, कुछ को अच्छी भी लगी है। यहाँ तक का सफ़र पहुँच गया। भजनलाल में जो चर्चा चल रही थी, डेवलपमेंट का विजन नहीं था, जोड़ तोड़ की राजनीति में मायर थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसी के बुत्ते पे वो लंबे समय तक एमएलए को खुश करने की कला थी। नाराज तो करते ही नहीं थे चौधरी भजनलाल किसी को भी। हाँ, और यदि कोई खिलाफत वाला भी चल गया तो वो कोशिश करते थे कि मैं इसको नाराज़ करके ना भेजूं, अपना बना लो। ये उसमें हुनर था। वो नहीं रहे क्योंकि उनके परिवार के लोग भी थे, उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाए। वो बड़े घरानों के बच्चे हो गए तो वो उस सोच में डल करके काम करने लगे जो फेल होने थी। वो तो उसके बाद में फिर चौधरी देवीलाल बने, तो वो जो खूबियाँ थी उनमें वही रही जो थी। फिर वो ये कहते थे कि मेरी सरकार नहीं चलने देंगे, तो इसलिए सेंटर में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, यदि सेंटर में सरकार विरोध की होगी तो प्रदेश में सरकार नहीं चलने देगी। जैसे मेरी जनता पार्टी की सरकार टूटी, 5 साल तो मुख्यमंत्री रहे ही नहीं कभी वो। तो उनको एक डर बैठ गया था। तो उन्होंने एक कोशिश की कि फिर से जनता पार्टी में जो विघटन हो गया था, उन सब लोगों को जो मैटर करते हैं उनको फिर से इकट्ठा किया जाए एक प्लेटफॉर्म पे। तो उन्होंने सूरज कुंड में कनकलेव के नाम से एक अपोजिशन लीडर की मीटिंग बुलाई। मैं उसके प्रबंध करता था उस मीटिंग का। अच्छा जी। रामकृष्ण हेगड़े बड़े नेता थे, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रहे, उसमें वो भी थे, चंद्रशेखर भी थे। एक जो इनने जो मंच बनाया था वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ जा कर के जनमंच, वो भी थे। तो चौधरी देवीलाल को कहीं ये लगा कि रामकृष्ण हेगड़े इसमें कोई पेच ना फंसा दे, तो उसको डिमोरलाइज कौन करे। तो राकेश टिकैत के फादर थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, टिकैत साहब को बुलाया, वो मेरे साथ गए। अच्छा, हाँ जी। और अपना हुक्का पानी सारा प्रबंध करके गाड़ी में जाया करते हो वैसे ही गए। लंबे चौड़े नहीं बैठे। और उन्होंने कहा कि भाई मेरे को जाना है, मेरी 2 बात सुन लो पहले। मैं पूरी तरह से, यदि आप नई पार्टी बनाते हो, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हो, तो मेरी पूरी सपोर्ट। महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा। हाँ, ने बोला। 2 मिनट बोले, लेकिन भाई मैं रामकृष्ण हेगड़े से निवेदन करता हूँ, भाई तू कोई पाचर ना मार दी। तो वो डर गए, उसके मन में भी थी, वो भी गई। तो वो फिर घोषणा जनता दल की बेंगलोर में हुई और वो जिम्मेवारी रामकृष्ण हेगड़े ने ली। अच्छा। और जनता दल का गठन का अनाउंस वहाँ हुआ। चौधरी बंसीलाल आ गए। वो उतना नहीं जम पाए जो पहले उनका एक इम्प्रेशन बना था, एक विकास पुरुष का, एक ब्यूरोक्रेट्स पर नकेल डालने वाला, वो नहीं रहा उनका। वो तार तार हो गया और मंडियाली कांड हो गया। और जो आदमी अपने इलाके में कमज़ोर हो जाता है, मंडियाली कांड उनकी प्रदेश में भी कमज़ोर हो जाएगा। तो
ये बिजली बिलों को लेके ही था ना मंडियाड़ी कांड? हाँ जी, उन्हीं को था। तो जो अपने इलाके में कमज़ोर होगा वो फिर प्रदेश में भी कमज़ोर हो जाए। हुआ उसके साथ। ओम प्रकाश चौटाला बन गए। ओम प्रकाश चौटाला ने रफ्तार पकड़ी और माड़ाओं का इतना भारी चस्का था कि जैसे इनका यही काम रहेगा। माड़ाओं की वजह से तो बहुत बदनामी झेलनी पड़ी उनको। और ये हुड्डा साहब का तो एक बड़ा एजेंडा भी ये था कि उनकी माड़ाओं को लेके ज़्यादा टकराव की स्थिति पैदा कर दिया हरियाणा। और वो हुआ, वो कंडेला कांड हुआ। वो टकराव की स्थिति की परिणति थी। तो पहले महम कांड हुआ, फिर वो हो गया। तो चौटाला के साथ जो हुई वो आपको पता ही है। उनके जीवन काल न तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल विज़न भी नहीं दिखाई दिया कहीं, उनका डेवलपमेंट का विज़न भी दिखाई नहीं दिया। हालांकि पंचायतों को उन्होंने काफ़ी पैसे दिए, वो दिए, वो मतलब उदारता भी नहीं थी, पंचायती आदमी भी नहीं निकला। तो पहले जो HRDF था, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड, वो था ही नहीं। कुछ केंद्र की स्कीमें थी, तो वो उसके टाइम बढ़ता हुआ काम था। उन्होंने तो वो पैसे दिए, लेकिन उन्हीं पंचायतों को ज़्यादा दिए जो माड़ा को तोल करके पैसे दिए। तो उसको जो लाभ मिलना चाहिए था, पॉलिटिकल एडवांटेज, वो नहीं मिल पाया। चौटाला साहब थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे अपने शासनकाल में, और वो लोगों से, उनकी वो आत्मीयता से बात नहीं करते थे, धमका के बातें किया करते थे। मैं तो उसमें पढ़ता था, मैंने देखा था। एरोगेंट थे, किसी को वजन नहीं देते थे, उसकी बात कितनी अच्छी हो, वो खुद की बात, प्रदेश के हित की बात हो, बस वो मैं में रहते थे। तो उसका नतीजा देख लिया, वो चलते बने हरियाणा से। फिर हुड्डा साहब आ गए, उसके बाद में भूपेंद्र हुड्डा आ गए। वो ऐसा दौर था, मतलब वो पूरे देश में था कि जो कंसेप्ट था टेक्नोलॉजी की जो समावेश हुआ विकास में, वो हमारे समय तो कोई नदारत थी सारी बातें। टाइम में ना फोन थे ना, हाँ, कुछ नहीं था। टेक्नोलॉजी तो थी, राजीव गांधी सड़कें थी, उसका PPP मॉडल आ गया जो यूरोप से आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। तो वो अपने यहाँ शुरू हुआ। तो सड़कों का जाल बिछे, कम्युनिकेशन जो फास्ट होगा, जो डेवलपमेंट स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। तो ये सुविधाएं बढ़ने से और हरियाणा में डेवलपमेंट बड़ा तेज़ी से हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और भूपेंद्र हुड्डा में ये खासियत रही कि उनमें द्वेष भावना कम थी। और जो बकाया बिलों का मुद्दा था, जिसको अधूरा छोड़ के गए थे, बंसीलाल जी के टाइम में शुरू हुआ, भजन लाल जी के टाइम में हुआ, और चौटाला जिनको हल नहीं कर पाए थे, तो वो उन्होंने, क्योंकि वो पॉलिटिकल सेटलमेंट ही था। जैसे लेकिन मेरा एक आर्टिकल आया था दैनिक ट्रिब्यून में, मैंने उसमें साफ लिखा, मैंने पढ़ा, पॉलिटिकल सेटलमेंट ही इसका इलाज है और कोई नहीं है, तो वो कर दिया। लेकिन जैसे श्रेय लेना चौधरी देवीलाल को आता था पब्लिक कॉज में, वो उनको आया नहीं आया। चंडीगढ़ में फैसला लिया उन्होंने। तो मैं यही कहूँगा, उनको श्रेय नहीं लेना, अच्छे कामों का भी श्रेय लेना सबके बस की बात नहीं है। मैंने तो यही पाया, ये किया, लेकिन उनमें द्वेष भावना नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो मैं आप शायद ना कहे, मैं कहना ना, मेरे को कहने में कोई दिक्कत। मैं आदमी कब नहीं कहेगा, सुन आदमी कब नहीं कहेगा, आदमी जब नहीं कहेगा कि एक तो उसमें इतनी महत्वाकांक्षा हो कि वो अपने स्वाभिमान को भी त्याग दे, समाज का जो एक सोच है उसके बजाय अपना ज़्यादा सोचे। जी, मेरे पे ऐसा कोई नेता हरियाणा का नहीं है जहाँ मैं रहा हूँ जिसका मेरे पर व्यक्तिगत एहसान हो। मैंने कोई CLU नहीं करवा रखी, मैंने कोई और एडवांटेज नहीं लगाया। मैं जैसा था, मैं यही कहना चाह रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो सरकार है, उस पर 2 प्रमुख आरोप लगे जिनकी वजह से उनका शासन गया। वो था क्षेत्रवाद का मुद्दा, रोहतक, सोनीपत, झज्जर पे उनका ज़्यादा फोकस रहा। CLU और वाड्रा जी की वजह से उनकी सरकार की बदनामी होती चली गई। हाँ, आप मानते होंगे शायद। मैं जो बात मानने वाली है उसको मानने मेरे कोई हिचक नहीं है। मैं क्योंकि प्रवक्ता के तौर पे मीडिया में बोलता था, बयान भी होते थे और मैं बहस में भी होता था। और उसके बाद मैंने खुले दिल से स्वीकार किया कि हम जो रोहतक से भिवानी जाती है वो खैरडी मोड़ पे छोड़,
गलत था। वो तो देखो गलत था, अब बनी है जीजा। सुनो ना, गलत था। जज्जर से और इसको दादरी तोय पे छोड़ दी, गलत था। और मेरे से बहस में पूछा गया कि ये सड़क जो आपके दादरी से, क्योंकि आप दादरी में रहते हो और आगे जाती है इस खस्ता हालत, तो मैंने कहा ये हम बना नहीं पाए, ये हमसे चूक है। मेरे को एक्सेप्ट करने में जब राज था, जब ही मैं एक्सेप्ट कर रहा था, तो आज मुझे कहने में क्या एजिटेशन हो सकती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लिहाज में या उनकी सोच में मुझे नहीं मालूम किस में करते थे, वो तो बेहतर वो जानते हैं। उन्होंने CLU, देखो एक बात तो आप समझ लो, मैं CLU को एक राजनीतिक हथियार बना करके प्रोपगंडे में शामिल होना अलग बात। आकाश में नहीं होती है डेवलपमेंट, धरती पे होती है। उसके लिए कोई भी सरकार आएगी वो लैंड यूज चेंज की परमिशन, क्योंकि अथॉरिटी उसी को वो करेगी। लेकिन उसमें गैंग्स क्रिएट थे जी। हाँ, वो मैं बता रहा, मैं उसी पर आ रहा हूँ। वो होगी, CLU के बगैर डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये सही है कि उनके इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग थे जिन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया या उन्होंने लिहाज में किया। और कंसिडरेशन कम लगती हैं, लिहाज ज़्यादा लगती होगी। आदमी एक जब पावर में होता है तो वो अपना एक सर्कल खड़ा करता है, एक सर्कल खड़ा करता है। उनमें से कुछ भगोड़े भी हो गए, भाग्य जी पैसे कमा के हो गए, कुछ अपने घर बैठ गए, कुछ नेता बन गए, कुछ विधायक बन गए। उनसे खर्च करवाना महाभारत जीतने के बराबर है। कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी साथ हैं, हाँ उनके साथ हैं, वो नहीं भूल रहे, लेकिन ज़्यादा ऐसे हैं। और उसका, उस प्रचार का या उस पहलू का भूपेंद्र हुड्डा को आज की राजनीति में नुकसान ये है कि एक बहुत लोग उनसे नहीं कहेंगे, उनके पास तो ज़्यादा वो जाएंगे जो उनकी प्रशंसा करेंगे, उन्हीं को देवता भी बताएंगे। मैं तो देखता हूँ वो क्या है कि उससे आम लोग ये सोचते हैं कि ये जो साथ एक टीम दिखाई दे रही है, ये मतलब वो नहीं है जो प्रदेश को लूटने से बचाए, कोई अच्छे विचार दे, कोई अच्छे सुझाव दे। यानी वो भूपेंद्र हुड्डा पे बाहर है, भूपेंद्र हुड्डा पे बाहर हैं और आम जनता में वो माइनस संदेश देते हैं, नेगेटिविटी है ना, वो खड़ी करते हैं। ये उनको भुगतना भी पड़ रहा है। वही लोग, ऐसे ही लोग सलाह देते हैं कि हम जिस राजनीतिक पार्टी की वजह से इस पोजीशन पे हैं, वो हम की जगह मैं लाते हैं। चाहे शब्द हम इस्तेमाल करें, लेकिन होता मैं ये हमारा वो है, ये हमारे वर्कर हैं, ये हाँ ये हमारा आउटफिट है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मैं उनको भी कह चुका हूँ, कोई एजिटेशन नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी सुनते भी, जो ये चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं ये डाउट नहीं करता, उन पर ये शंका नहीं करता हूँ, या आरोप भी नहीं लगा रहा हूँ कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CM नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा CM बने, लेकिन जहाँ वो हैं उस हल्के में कांग्रेस का MLA नहीं बने, कोई दूसरा नेता ना उभरे, दूसरे नेता ना बने। तो वो धीरे धीरे करके क्या करते हैं कि वो जो और भी लोग हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टी वही टिकी रह सकती है जो आपको हर कोने से आपको एक सपोर्ट या सहारा या आपकी जो है पॉजिटिविटी की बात करें तो वो उसको रोकती है। तो ये इनके माइनस पॉइंट में है। तो बहुत सारे नेता थे, वो कुछ चले गए, कुछ अब भी सब तरह की चर्चाएं चलती हैं। अब उन्होंने क्या फैसला लेना है तो वो जाने, इसके ऊपर कर्व करते हैं। मैं ये सोचता हूँ, और ये नहीं है कि मैं किसी को खुश करने के लिए या कुछ पाने के लिए कह रहा हूँ,
जो राहुल गांधी के बारे में नेगेटिविटी पैदा की, वो कांग्रेस के ये नहीं है कि वो प्रधान बनने वाले इसलिए मुझे उसके करना चाहिए। जो मैंने देखा है, मैंने 2 लोगों को नोटिस दिया है अब तक। बंगाल की शेरनी निकली ममता बनर्जी, क्योंकि वो मोदी के मन से भी खिलाफ है और वैचारिक तौर पर भी खिलाफ। दीदी का है, पर वो मोदी जी की हैं, मोदी जी की दीदी हैं वैसे। हाँ, वो दीदी है, अकेली दीदी नहीं है, वो दीदी है। मतलब वो कोई किसी की प्रशंसा में नहीं कर रहे, ये नेगेटिविटी से भरा हुआ है। दीदी वो दीदी ये चुनाव में ये निकलती एक ऐसी बात थी जो मोदी जी के खिलाफ गई, जाएगी, क्योंकि जो बोलने की टोन थी वो पसंद नहीं आई। हाँ जी। तो या राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो निर्भीक हैं, पर ग्रूमिंग नहीं हो रही ना, मैं बता देता हूँ। और वो जो हैं, जो उन्होंने आगाह किया या जो बात कही, चाहे वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कही, चाहे वो कोरोना के बारे में कही, या सरकार के एटीट्यूड के बारे में कही, वो शंकाएं सही साबित हुई। लेकिन मोदी जी की जो प्रचार बैटरी है, उसके दुष्प्रचार में अकेले ये अंधभगत ही नहीं लगे हुए हैं, उस दुष्प्रचार करने में, मजाक उड़ाने में। कुछ कांग्रेस जन भी उस पर मोहर लगाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रण सिंह मान जी से। रण सिंह मान जी का मैं स्क्रीन पर नंबर दे दूंगा। मेरा कोई सवाल छूट गया हो, हालांकि बहुत लंबी बातचीत है, ये कई हिस्सों में आएगी, तो आप लगातार हरिभूमि टीवी देखते रहिए, कमेंट करिए, और कोई सवाल है तो आप इनसे सीधे भी पूछ सकते हैं। और हरियाणा के पॉलिटिकल इतिहास में काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि मान साहब से ज़रूर आप बात करिए, तो ये इच्छा आज पूरी हो गई है। इसका एक सेशन और कभी जो बची हुई चीज़ें हैं उनका फिर कभी लगाएंगे। लंबी चौड़ी हिस्ट्री है ये। हाँ, किया।